एवरीवन, वेलकम टू बंसल एकेडमी। तो लास्ट क्लास में हमने फोटोसिंथेसिस ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था। तो हमें पता चला कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसी रिएक्शन है, ऐसी प्रोसेस है जिससे पूरी की पूरी लाइफ पॉसिबल है जो अर्थ पे अभी है, राइट। उसके बाद हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे जिनसे हमें फोटोसिंथेसिस के बारे में और डिटेल मिली कि फोटोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट क्या है और बन क्या रहा है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए जो हमने एक्सपेरिमेंट के स्टार्ट हमने किया वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट से, फिर मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, देन जोसेफ प्रिस्टली का बेल जार एक्सपेरिमेंट, एंड देन हमने एक और एक्सपेरिमेंट किया जैन इंजनहाउस का, जिन्होंने उन्हीं का एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, जोसेफ प्रिस्टली का एक्सपेरिमेंट रिपीट किया। फिर आते हैं वैन सेच, उनसे भी हमें काफी बातें पता चली कि ग्लूकोज बनता है, क्या हो रहा है, वो सारी बातें पता चली। नेक्स्ट आते हैं टी.डब्ल्यू. एंजलमैन, जिन्होंने फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रा दिया था किस पे, क्लोरोफिल बी पे, राइट। तो ये सारी बातें आपको समझ आ चुकी हैं। चलिए, अगर नहीं आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज जाइए फर्स्ट लेक्चर को वॉच कीजिए, मतलब देखिए, फिर आइए सेकंड लेक्चर पे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वॉन सेच से, सॉरी वैन नील से। वॉन सेच तो हमने डिस्कस कर लिया था। तो वैन नील जो थे वो एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। इनका बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में काफी योगदान है। इन्होंने काफी रिसर्च करी कि क्या जो फोटोसिंथेसिस है वो सिर्फ प्लांट्स में होती है। तो इन्होंने ये भी बताया कि नहीं, कुछ बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। और यहाँ पे पहले इन्होंने ये बताया कि फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप की प्रोसेस है। Photosynthesis is a 2-step process. पहला क्या आता है, 2 स्टेप कौन से हैं? One is light reaction and other is dark reaction. One is light reaction and other is dark reaction. Light reaction and second one is dark reaction. ठीक है, तो लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन क्या है? तो इन्होंने बोला कि जो लाइट रिएक्शन है वो लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है, लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है। और जो डार्क रिएक्शन है दैट इज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। राइट। तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन की जब हम बात करते हैं तो क्या हुआ था, इसमें होता है वाटर, वाटर आता है, वाटर की स्प्लिटिंग होती है, ठीक है, किसी कंपाउंड से, और यहाँ पे जो बनता है वो बनता है AH और हाफ ऑक्सीजन रिलीज होती है। इसी रिएक्शन को बोला जाता है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन, यहाँ पे वाटर की ऑक्सीडेशन हो रही है, वाटर ऐड हो रहा है, इट मींस वाटर की ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज लाइट रिएक्शन बिकॉज ये जो वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है, वाटर टूट रहा है, ये किसकी प्रेजेंस में टूट रहा है? इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये सारा काम किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? लाइट की प्रेजेंस में। देन सेकेंड जो रिएक्शन आती है विच इज ऑल्सो नोन एज डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट ही यूज होता है, लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट यूज होता है, दैट इज AH यूज होगा। AH इज यूज्ड विथ CO2 एंड यहाँ पे क्या बनेगा? ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज बनता है एंड O2 इज रिलीज्ड, ग्लूकोज बनेगा एंड O2 इज रिलीज्ड। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि जो CO2 है वो क्या हुआ है, CO2 की रिडक्शन हो चुकी है। तो CO2 की रिडक्शन हो चुकी है और ये डार्क रिएक्शन है और इनऑर्गेनिक CO2 से क्या बन गया? ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बन गया, दैट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज इज एन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। क्लियर हो गया? लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, डन। अब ऐसा नहीं है, जो डार्क रिएक्शन है वो लाइट की प्रेजेंस में नहीं होती है। लाइट इंडिपेंडेंट का मतलब है कि वो लाइट पे डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है। डायरेक्टली क्यों नहीं डिपेंडेंट है? जैसा कि आपके सामने है, यहाँ पे क्या आया है? लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट आया है।
जो यूज हुआ है डार्क रिएक्शन में, तो इसीलिए लाइट पे डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है, बट ये जो लाइट रिएक्शन है ये लाइट की प्रेजेंस में ही हो पाएगी, अदरवाइज ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्लियर हुआ? ठीक है, अंधेरा रोशनी कुछ नहीं लेना देना इससे, ठीक है, बट या इसका लेना देना है, इसका नहीं है, तो इससे पंगा नहीं। चलो आगे चलते हैं। क्लियर होगी बात? लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन। अब इन्होंने एक और बात बोली, वैन नील ने एक और बात बोली कि जो O2 है, ऑक्सीजन है, वो CO2 से नहीं, वो वाटर से आती है। अब ये तो ठीक है, उन्होंने बोल दिया, पर क्या आप मान लोगे? नहीं मानोगे। क्यों नहीं मानोगे? क्योंकि एविडेंस चाहिए, बिना सबूत के यहाँ पे कोई बात नहीं होती। तो उन्होंने चलो ठीक है सबूत दे देते हैं। पहले तो उन्होंने कुछ ऐसे सबूत देने की कोशिश की, लोग फिर भी इंप्रेस नहीं हुए, वो बोले क्या यार ये कोई, अब इससे तो कुछ भी नहीं होगा। अब देखते हैं क्या सबूत दिया था। तो पहले इन्होंने क्या बोला, O2 comes from water not from CO2, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आती है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने फिर किसी ने यकीन नहीं किया, तो इन्होंने दो एविडेंस दिए, वन इज इनडायरेक्ट एविडेंस, अदर इज डायरेक्ट एविडेंस। पहले इनडायरेक्ट एविडेंस देके देख लिया, किसी ने यकीन नहीं किया, भाई क्या बोल रहा है, हम नहीं यकीन करते तेरी बात पे, कोई सबूत लेके आ, तो सबूत भी दे दिया, अब भी नहीं यकीन करते। फिर बोलता चलो एक ठोस सबूत लेके आऊंगा, ठोस सबूतों के बिहाफ पे ही बात करूंगा, अदरवाइज नहीं बात करूंगा, ठीक है। तो ये क्या किया इन्होंने, ठोस सबूत लिया है, डायरेक्ट एविडेंस भी दे दिया। पहले इनडायरेक्ट एविडेंस क्या दिया, इन्होंने ये बोला कि जब प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है तब वाटर यूज होता है। प्लांट्स में क्या यूज होता है, वाटर। इन प्लांट्स वाटर इज यूज्ड, वाटर को यूज किया जाता है, तो क्या रिलीज होती है, O2 रिलीज होती है, राइट, ठीक है, O2 रिलीज होती है। बट इन बैक्टीरिया में, अब बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस पे इन्होंने काम किया था, वैन नील एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने ये भी बताया कि प्लांट्स के अलावा भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो इन्होंने जब बात की थी, तो इन्होंने बात की थी पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया इनके बारे में, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। इनके बारे में क्या बताया इन्होंने कि यहाँ पे O2 रिलीज नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे वाटर की जगह क्या यूज होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड, तो यहाँ पे क्या रिलीज होती है, सल्फर रिलीज होती है। तो ये तो दिया उन्होंने इनडायरेक्ट एविडेंस, इससे काफी लोग इंप्रेस नहीं हुए, क्या बात कर दी यार, हम कैसे मान लें, तो उनको मनाने के लिए डायरेक्ट एविडेंस देना पड़ा। तो इन्होंने क्या यूज की, इन्होंने रेडियो आइसोटोप ट्रेसर टेक्निक यूज की, रेडियो आइसोटोप ट्रेसर टेक्निक यूज की, ठीक है। रेडियो आइसोटोप ट्रेसर टेक्निक क्या होती है, केमिस्ट्री में आपने सुना होगा वर्ड रेडियो आइसोटोप। तो रेडियो आइसोटोप का मतलब है यहाँ पे जो ऑक्सीजन का नॉर्मल आइसोटोप है उससे हैवी आइसोटोप लिया गया, ऑक्सीजन का 16 छोड़ के 18 वाला आइसोटोप लिया गया, ठीक है। जैसे ड्यूटेरियम होता है, ट्रिटियम होता है, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं ना हैवी आइसोटोप, वैसे ही इन्होंने ऑक्सीजन के हैवी आइसोटोप लिए गए। तो अगर हैवी आइसोटोप लिया है तो रेडियो नाम क्यों दिया है, तो रेडियो बहुत सारे ऐसे हैवी आइसोटोप क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक है, इसलिए रेडियो आइसोटोप ट्रेसर टेक्निक नाम दिया। अब यहाँ पे उन्होंने क्या यूज किया, उन्होंने जो रिएक्शन है ना फोटोसिंथेसिस की, उसमें उन्होंने क्या यूज किया, उसपे उन्होंने हैवी वाटर हैवी ऑक्सीजन यूज की, ठीक है, ये हैवी ऑक्सीजन है। अब उन्होंने देखा कि क्या ग्लूकोज में हैवी ऑक्सीजन आई, नहीं आई, तो ग्लूकोज में नहीं आई, ये जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं ये एज इट इज निकल गई, ठीक है, एज इट इज निकल गई। फिर क्या पता चला यहीं पे, यहाँ पे ये पता चला कि H2O से क्या बन रही है, O2 बन रही है, नॉट फ्रॉम CO2।
O2 comes from H2O। अब रेडियो आइसोटोप ट्रेसर टेक्निक में क्या होता है कि जैसे ये हैवी आइसोटोप था, ये डाला गया और उसके बाद जहां पे वो रेडियो आइसोटोप टेक्निक से जहां जहां वो हैवी आइसोटोप गया है उस मॉलिक्यूल को निकाला गया, अब वाटर में गया। पर आपको एक चीज और याद होगी, जब मैंने आपको रिएक्शन करवाई थी जब मैंने वो आपको रिएक्शन करवाई थी तो हमने कैसे लिखी थी वो रिएक्शन, 6H2O प्लस 6CO2 गिव राइज टू C6H12O6 प्लस 6O2। अब इसमें एक बात देखो, इसमें अगर वो ऑक्सीजन वाटर से ही आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आ रही है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी हुई, 6 मॉलिक्यूल्स हुए, 6 एटम्स हुए ऑक्सीजन के। यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, 12 एटम्स। तो अगर वाटर से, अकेले वाटर से ऑक्सीजन आई है तो 12 मॉलिक्यूल्स कैसे बन रहे हैं, है ना, सिर दुखाने वाली बात। फिर जो असली रिएक्शन आई वो आई ऐसे कि 12H2O के मॉलिक्यूल्स होते हैं और 6CO2 के मॉलिक्यूल्स होते हैं, फिर ग्लूकोज बनता है एंड प्लस 6O2। अब हो गई बैलेंस, इक्वेशन इज बैलेंस। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या हुआ है, CO2 की रिडक्शन हुई है, CO2 की रिडक्शन हुई है, वाटर की क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। तो ओवरऑल जब हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। पर क्या हुआ, अगर मान लो क्वेश्चन में सिर्फ इतना आया है CO2 इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस, रिडक्शन प्रोसेस, थर्ड ऑप्शन में रिडॉक्स लिखा ही नहीं है, तो क्या लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, रिडक्शन लिखोगे। क्योंकि फोटोसिंथेसिस का यहाँ पे मेन काम क्या है, ऑक्सीजन को निकालना नहीं है, मेन काम क्या है, CO2 को रिड्यूस करके ग्लूकोज बनाना। ठीक है, तो वो क्या है, CO2 को जब रिड्यूस किया जाता है तब ग्लूकोज बनता है, वो एक रिडक्शन प्रोसेस है। तो मेनली हमें उसी पे रिलाई करना है। ठीक है, क्लियर होगी बात, इतना समझ आ गया, वैन नील के एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गए। चले आगे, आगे चलते हैं। अब फोटोसिंथेसिस तो बहुत पढ़ ली, पर फोटोसिंथेसिस हो कहाँ रही है, तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, लिख दो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होती है ग्रीन पार्ट्स में, ग्रीन पार्ट्स में फोटोसिंथेसिस होती है, ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स अंडरगो फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ग्रीन पार्ट्स में कहा, मेन ग्रीन पार्ट कौन सा है, लीफ है, लीफ में भी कहा, मीजोफिल सेल्स में, मीजोफिल सेल्स में कहा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर कहा, क्लोरोफिल के अंदर। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अब लेट्स सपोज दिस इज लीफ, सपोज क्या, लीफ जैसा ही दिख रहा है तो लीफ ही है, बात ही खत्म। ठीक है, चलिए अब लीफ को हमने, लीफ के अंदर मीजोफिल सेल्स देखने हैं, तो अगर मैं लीफ का इतना पोर्शन उठाऊं, ये लीफ है, लीफ को यहां से देखेंगे, ये वाला सेक्शन देखेंगे तो कैसा दिखेगा, आई एम टॉकिंग अबाउट डाइकोट लीफ। पर्पल नहीं होती लीफ, लीफ होती है ग्रीन, तो कौन सा पोर्शन उठाना चाहिए, ग्रीन। ये कौन सी लेयर है लीफ की, बताओ ज्ञानियों, ये कौन सी लेयर है लीफ की, एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस पे स्टोमेटा ज्यादा होते हैं या अपर एपिडर्मिस पे, अपर एपिडर्मिस पे, नहीं भाई, लोअर एपिडर्मिस पे। ठीक है, लोअर एपिडर्मिस पे क्या होते हैं, स्टोमेटा ज्यादा होते हैं। अब इस स्टोमेटा के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, मीजोफिल सेल्स। क्या प्रेजेंट है, मीजोफिल सेल्स।
दोनों में होते हैं, डाइकोट लीफ एंड मोनोकोट लीफ दोनों के अंदर क्या प्रेजेंट है, मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट है। दोनों के अंदर क्या प्रेजेंट है, मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। पर अगर हम डाइकोट लीफ की बात करते हैं तो डाइकोट लीफ पे जो मेसोफिल सेल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, दे आर डिवाइडेड इन, ये पूरे मेसोफिल सेल्स हैं, ठीक है। ये क्या है, मेसोफिल सेल्स। अब मेसोफिल सेल्स अगर मैं डाइकोट लीफ की बात कर रही हूँ तो ये इसको बोलते हैं पैलिसेड मेसोफिल सेल्स, इसको क्या बोलते हैं, स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स डाइकोट लीफ में। बट अगर मैं बात करूं मोनोकोट लीफ की तो अपर लोअर सरफेस सेम होता है, उनमें मेसोफिल सेल्स डिस्टिंग्विश नहीं होते हैं पैलिसेड एंड स्पॉन्जी मेसोफिल टिश्यू में, ठीक है। तो क्लोरोफिल कहाँ है, बात तो हमें क्लोरोफिल की करनी है। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है, तो क्लोरोफिल इन्हीं मेसोफिल सेल्स में इस तरह से प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट, नोट क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पे भी आएंगे कहाँ प्रेजेंट होता है, फिलहाल बात कर रही हूँ क्लोरोप्लास्ट की। इस तरह से इन्हीं में प्रेजेंट होता है, क्लियर। चलिए क्लियर होगा इतनी बातें। अब सारे नहीं बनाऊंगी यार, ठीक है। चलिए समझ आ गया। अब इसके अंदर क्या है प्रेजेंट, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखो एक बार। क्लोरोप्लास्ट कैसा स्ट्रक्चर है, डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है। क्लोरोप्लास्ट इज डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर, इस टाइप से, ठीक है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, थाइलकोइड्स आर प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट है, थाइलकोइड्स प्रेजेंट है। अब क्लोरोप्लास्ट पे आ ही गए हैं तो क्लोरोप्लास्ट की डिटेल भी साथ के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्या है, इसको बोलेंगे थाइलकोइड। ये क्या है, एक एक थाइलकोइड है। जब थाइलकोइड्स को हमने, जैसे अगर हम सिक्के पे सिक्का अरेंज करें तो ये क्या हो गया, स्टैक्स ऑफ थाइलकोइड। तो स्टैक्स ऑफ थाइलकोइड को क्या बोलते हैं, ग्रेनम। स्टैक्स ऑफ थाइलकोइड इज नोन एज ग्रेनम, स्टैक्स ऑफ थाइलकोइड, ठीक है। ये क्या है, स्ट्रोमा। अब इसको समझो इस बात को, वैसे तो आपको मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता होती है ये क्या बात है, बट स्टिल आई वुड लाइक टू इलेबोरेट इट। देखो क्या है, ये है एक फ्लोर पड़ा है नीचे, तो जो फ्लोर है वो क्या है, स्ट्रोमा। फ्लोर को क्या बोला, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के ऊपर घर है, बिल्डिंग्स है। तो अगर एक एक फ्लोर की बिल्डिंग है तो उसको थाइलेकोइड बोला। थाइलेकोइड के ऊपर एक और फ्लोर आ गया, एक और फ्लोर आ गया, मान लो 10 फ्लोर्स की बिल्डिंग आ गई ऐसे, उस पूरी बिल्डिंग को क्या बोलेंगे, ग्रेनम। और एक फ्लोर को क्या बोलेंगे, थाइलेकोइड। एक फ्लोर को क्या बोलेंगे, थाइलेकोइड। मान लो अब दो बिल्डिंग आए, एक बिल्डिंग यहाँ है, एक बिल्डिंग यहाँ है, बट ये जुड़ी हुई है एक ब्रिज से। उस ब्रिज को क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा लैमेली, क्योंकि ये जो ब्रिज है वो ये कहाँ है, स्ट्रोमा में। दिस ब्रिज इज नोन एज स्ट्रोमल लैमेली, ठीक है। दिस ब्रिज इज नोन एज स्ट्रोमल लैमेली। इतनी बातें क्लियर हो गई क्लोरोप्लास्ट के बारे में, इतनी बातें क्लियर हो चुकी हैं। चलिए अब क्लोरोप्लास्ट का एक बार स्ट्रक्चर देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल है, मुझे याद है, 2 मिनट वेट करो, पहले स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पे आते हैं और क्लोरोप्लास्ट के कुछ फीचर्स करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पूरा और डिटेल में जानेंगे इसको। इसी को उठा ले, टाइम वेस्ट क्यों करें, इसी को उठाएंगे। चलिए आन दो, कॉपी कर लेते हैं, कॉपी हो गया। चलिए हमारा काम कम हो गया।
बड़ा कर दें इसको, लो जी बड़ा भी कर दिया, ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए कैसा प्रेजेंट होता है? सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। कैसा डीएनए है? सर्कुलर डीएनए। और राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। और ये राइबोसोम्स कैसे होते हैं? 70s राइबोसोम्स प्रेजेंट। 70s राइबोसोम्स एंड सर्कुलर डीएनए किसका फीचर है? प्रोकैरियोट्स का या यूकैरियोट्स का? जल्दी से बता दीजिए। प्रोकैरियोट्स का, वेल डन। और यहाँ पे कुछ स्टार्च ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। दीज आर स्टार्च ग्रेन्यूल्स। ये क्या है? स्टार्च ग्रेन्यूल्स, डन। उसके बाद स्टार्च ग्रेन्यूल्स हो गए, 70s राइबोसोम्स हो गए, और यहाँ पे ऑयल ड्रॉपलेट्स भी प्रेजेंट होंगे। स्टार्च ग्रेन्यूल्स क्यों प्रेजेंट होंगे? खाना बन रहा है भाई, फोटोसिंथेसिस हो रही है, ठीक है। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर आ गया किसका? क्लोरोप्लास्ट का। अब क्लोरोप्लास्ट के कुछ फीचर्स को डिस्कस करते हैं। क्लोरोप्लास्ट के क्या क्या फीचर्स हैं? एक तो पहला, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, देख पा रहे हो, इट इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। दूसरा, किससे बनते हैं ये? प्लास्टिड्स फॉर्म फ्रॉम प्रोप्लास्टिड। अब ये क्या बात हुई? प्रोप्लास्टिड क्या बला है? अब हम आगे पढ़ेंगे कि प्लास्टिड जो है वो काफी सारे टाइप के होते हैं। तो वो जितने भी प्लास्टिड होते हैं, चाहे वो क्लोरोप्लास्ट है, चाहे वो क्रोमोप्लास्ट है, चाहे वो ल्यूकोप्लास्ट है, वो सारे कहाँ से बनते हैं? प्रोप्लास्टिड से बनते हैं। कहाँ से बनते हैं? प्रोप्लास्टिड से बनते हैं, ठीक है। और हमें पता है, हमें नहीं पता है, आपको बताती हूँ। ये किससे? एंडोसिम्बाइसिस से आए हैं ऐसा माना जाता है अगर एवोल्यूशन में जाएंगे। बट व्हाट इज एंडोसिम्बाइसिस? ऐसा माना जाता है जब पहले क्या हो रहा था, पहले हमें ऐसा पता है, एवोल्यूशन में जाते हैं थोड़ा सा, कि जो यूकैरियोट्स हैं वो प्रोकैरियोट सेल से बने हैं। एडवांस वर्जन है यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट सेल का, ठीक है। तो जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें 70s राइबोसोम्स और सर्कुलर डीएनए, ये थोड़ा सा ये बताता है कि ये कैसे हैं। जो क्लोरोप्लास्ट हैं ये भी कहाँ से आए हैं? ये इनका जो टाइप है वो कैसा है? प्रोकैरियोट टाइप का है, क्योंकि राइबोसोम 70s से सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है, ये दिखा रहे हैं कि हम प्रोकैरियोट्स टाइप हैं। तो ऐसा माना जाता है कि पुराने जमाने में क्या हुआ, इसको जगह नहीं मिल रही थी और प्लांट को खाना चाहिए था, मतलब यूकैरियोटिक सेल को खाना चाहिए था, इसको जगह नहीं मिल रही थी। तो क्या हुआ, ये यूकैरियोटिक सेल के साथ दोस्ती बनाता है, आजा भाई हम क्या करते हैं, मैं तेरे अंदर रह लूंगा और मैं तुझे खाना प्रोवाइड करूंगा। तो एक सिम्बायोसिस में रह रहे थे, इसलिए ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर चले गए और एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना लिया, जिससे ये हमेशा से ही यूकैरियोटिक सेल के अंदर रह गए। और ऐसा ऐसा होने लग गया कि ये सच में खाना बनाने लगे। और प्लांट, यूकैरियोटिक सेल क्या है? प्लांट का सेल भी यूकैरियोटिक है। तो इन्होंने क्या किया, प्लांट को खाना देना स्टार्ट कर दिया और प्लांट के सेल ने इनको जगह दे दी, चाहे वो बैक्टीरियल सेल है चाहे वो प्लांट सेल है, ठीक है। तो यहां से ये कहानी स्टार्ट हुई। उसके बाद हमने नहीं बोला, ऐसा साइंटिस्ट ने बोला कि ये सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर है। सेमी ऑटोनोमस का मतलब क्या है? सेमी ऑटोनोमस की ये रेप्लिकेट अपने आप कर जाता है, ठीक है, काफी कुछ अपने आप कर जाता है, पर कुछ चीजों के लिए ये डीएनए, न्यूक्लियर डीएनए पे भी डिपेंडेंट है। सेल में क्या है? क्लोरोप्लास्ट, काफी सारे काम ये खुद करता है, रेप्लिकेट खुद करता है, काफी सारी चीजें ये खुद करता है, पर यहाँ पे ये क्या कर लेता है, कुछ काफी सारा काम खुद कर लेगा, ऑटोनोमस अपने आप करेगा, अपने लिए खुद सक्षम है, पर कुछ चीजों के लिए ये न्यूक्लियर डीएनए के पे भी डिपेंडेंट है। डन, कुछ एंजाइम्स के लिए, कुछ चीजों के लिए, तो इसीलिए इसको सेमी ऑटोनोमस बोला है, टोटल ऑटोनोमस नहीं बोला, पार्शली ऑटोनोमस बोला है, हाफ ऑटोनोमस, ठीक है। तो ये बात भी क्लियर होगी। अब ये डिवाइड कैसे करता है? तो ये डिवाइड करते हैं बाइनरी फ्यूजन से। जैसे बैक्टीरियल सेल डिवाइड करता है, वैसे ये सेल डिवाइड करते हैं बाइनरी फ्यूजन से, ठीक है।
और ये यूनिपेरेंटल होते हैं। बाइनरी फिजन से डिवाइड करते हैं, यूनिपेरेंटल होते हैं मतलब एक पेरेंट से आते हैं, एक पेरेंट से आते हैं, यूनिपेरेंटल। तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में इतनी बातें क्लियर हैं आपको। अब जब प्रोप्लास्टिड का भी यहाँ पे नाम ले ही दिया है तो थोड़ा सा प्रोप्लास्टिड के बारे में भी एक्सप्लेन करना बनता है। अब इतना हो गया, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बारे में क्लियर हो गया। अब प्रोप्लास्टिड के बारे में भी सुन लो। जो प्लास्टिड्स हैं वो सारे कहां से बनते हैं? प्रोप्लास्टिड से बनते हैं। प्लास्टिड मेनली 3 टाइप के होते हैं। वन इज क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट आपको पता है विच इज ग्रीन इन कलर, ग्रीन कलर्ड पार्ट्स। क्रोमोप्लास्ट कलर्ड पार्ट्स, जैसे शिमला मिर्च का कलर कितने टाइप का होता है? ग्रीन कैप्सिकम, ऑरेंज कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम। तो वो सारे कहां से आते हैं? क्रोमोप्लास्ट से आते हैं। फिर जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं ये होते हैं कलरलेस प्लास्टिड्स। दीज आर कलरलेस प्लास्टिड्स, कोई रंग नहीं। और ये फर्दर दीज आर ऑफ 3 टाइप्स। कौन सा टाइप है? इलेओप्लास्ट, ठीक है, इलेओप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट एंड अमाइलोप्लास्ट, एंड अमाइलोप्लास्ट। इलियोप्लास्ट क्या करते हैं? लिपिड्स को बनाते हैं। एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन्स को स्टोर करते हैं, स्टोर करते हैं। अमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करते हैं, स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, लिपिड्स को स्टोर करेंगे, प्रोटीन्स को स्टोर करेंगे एंड कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करेंगे। फिर एक टाइप के इटियोप्लास्ट भी होते हैं। ठीक है, एक और प्लास्टिड आते हैं इटियोप्लास्ट। इटियोप्लास्ट वो एक ल्यूकोप्लास्ट की ही टाइप है। इटियोप्लास्ट में क्या होता है? अब ये बेचारे खाना ना मिलने के मारे, और क्या बोलते हैं खाना ना मिलने को? माल न्यूट्रिशन तो अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? कुपोषण। कुपोषणता के शिकार हैं इटियोप्लास्ट। अब इटियोप्लास्ट कुपोषणता के शिकार क्यों है? जब ल्यूको प्रोप्लास्टिड को कमी रह जाती है। प्रोप्लास्टिड को क्या नहीं मिला? आयरन नहीं मिला, आयरन नहीं मिला, मैग्नीशियम नहीं मिला, ना ही लाइट मिली। तो ये क्या बना देगा? ये कुछ नहीं मिला तो ये क्या बनाएगा? इटियोप्लास्ट बनाएगा। इटियोप्लास्ट कुपोषणता का शिकार। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो इटियोप्लास्ट है, इटियोप्लास्ट कब बनते हैं? अंधेरे में बनेंगे। आयरन नहीं मिला, मैग्नीशियम नहीं मिला, और ये अंडरगो करते हैं स्कोटो। इसमें क्या होता है कि जो सीड्स हैं, सीड्स अंडरगो स्कोटोमोर्फोजेनेसिस। मतलब स्कोटोमोर्फोजेनेसिस मतलब जो चीजें, स्कोटो होता है शेड में, स्कोटो का मतलब है शेड में, जो चीजें शेड में बनेंगी वो है इटियोप्लास्ट। तो ये क्या करते हैं? जब सीड्स शेड में रहते हैं और फिर बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? स्कोटोमोर्फोजेनेसिस। तो ये प्लांट्स इटियोप्लास्ट क्या करते हैं? कमी, कुपोषणता के शिकार है। लिख लो, नोटबुक पे लिख लो, कुपोषणता के शिकार, ना आयरन मिला, ना मैग्नीशियम मिला, ना लाइट मिली। और चलिए एक और बात बता दूं, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, इलियोप्लास्ट क्या स्टोर करते हैं? एल्यूरोप्लास्ट क्या स्टोर करते हैं? अमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करते हैं? डायरेक्टली पेपर में पूछा जाता है। कलरलेस प्लास्टिड कौन से हैं? ठीक है, तो इनको ध्यान से करना, मजाक नहीं कर रही हूं। बाकी कुपोषणता अपनी जगह, बट इन पे क्वेश्चन आना अपनी जगह। तो इन पे क्वेश्चन आता है और आपको आना चाहिए।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलें फिर आगे। अब यहीं पे आपके लिए एक और टॉपिक आता है, रेड ड्रॉप फिनोमिना। ठीक है, एक और एक्सपेरिमेंट हुआ रेड ड्रॉप फिनोमिना, उसके बारे में पढ़ें पहले थोड़ा सा। रेड ड्रॉप फिनोमिना या हम बोलेंगे रेड ड्रॉप इफेक्ट। लाल बूंद, खून, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है, लाल बूंद खून जैसा कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या है, एक साइंटिस्ट थे एमर्सन और साथ में लुईस, दोनों एक्सपेरिमेंट करने लगे। उन्होंने एक चीज नोटिस की कि जब विपग्योर, आपको पता है विपग्योर क्या है, विपग्योर भी पता है तो सुनो। 1943 में क्या हुआ, एमर्सन एंड उनके फ्रेंड एंड कार्लटन लुईस क्या करने लगे, मर्डर कर दिया, रेड ड्रॉप आ गई। ऐसा कुछ नहीं है। एमर्सन और कार्लटन लुईस ने क्या किया, देखो एमर्सन और कार्लटन लुईस ने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया ऑन द प्लांट्स, जिससे क्या पता चला कि जो प्लांट्स हैं वो विपग्योर रेंज में क्या करते थे, आराम से फोटोसिंथेसिस कर पाते थे। इसीलिए इस विपग्योर को क्या बोला, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। इसको क्या बोला, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। मतलब अच्छे से फोटोसिंथेसिस सिर्फ इस रेडिएशन में हो पाती थी। मतलब अराउंड 690 और 700 के बीच तक, बस अप टू यहां तक 400 से स्टार्ट होके यहां तक अच्छे से फोटोसिंथेसिस हो पाती थी। इसके बाद क्या हुआ, रेड रीजन के बाद जैसे ही फोटोसिंथेसिस, जैसे ही लाइट होती थी, जो भी होता था, जब लाइट रेड रीजन के बाहर पड़ती थी या अलग फार रेड रीजन की लाइट आती थी, रेड रीजन के बाद जो आता है वो आता है फार रेड रीजन, तब क्या होता था, फोटोसिंथेसिस ड्रॉप हो जाती थी, फोटोसिंथेसिस का लेवल काफी कम हो जाता था। ठीक है, तो इसी पे एक्सपेरिमेंट हुआ है। आते हैं एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। क्या एक्सपेरिमेंट नहीं, ग्राफ बनाऊंगी, इसी पे एक्सपेरिमेंट किया गया, ग्राफ दिया उन्होंने एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, यहां पे क्या आई, विपग्योर, ठीक है, विपग्योर। अब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यहां पे क्या है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, आपको पता है विपग्योर कहां से कहां होता है, 400 टू अराउंड 680 या 700 तक कर लो, चलो ठीक है, इतना होता है। अब जैसे ही ग्राफ में आया, बढ़ती गई, फिर सडन फॉल इन फोटोसिंथेसिस। यहां पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहां है, रेड रीजन तक। जैसे ही रेड रीजन के आगे आया, दिस इज फार रेड रीजन, फार रेड रीजन पे आते ही फोटोसिंथेसिस क्या हुई, कम हो गई, एकदम डिक्लाइन कर गई। ठीक है, जब एकदम डिक्लाइन करेगी, इसी को क्या बोला गया, रेड ड्रॉप इफेक्ट या रेड ड्रॉप फिनोमिना बोला गया। ठीक है, इसी को क्या बोला, रेड ड्रॉप फिनोमिना बोला गया। चलिए अब लिखते हैं इसके बारे में। और ये एक्सपेरिमेंट, हाँ पहला ये एक्सपेरिमेंट किस एल्गी पे हुआ था, ये भी नाम रखना है, नाम याद रखना है। एक्सपेरिमेंट डन ऑन क्लोरेला पायरिनिडोसा, क्लोरेला पायरिनोइडोसा, इस एल्गी पे ये एक्सपेरिमेंट हुआ।
and after red region or at far red region, photosynthetic rate decreased drastically. या drops drastically, and this drop is known as photosynthetic rate is known as red drop effect. photosynthetic rate को क्या बोला गया? इज नोन एज रेड ड्रॉप इफेक्ट. समझ आ गया? रेड ड्रॉप इफेक्ट किसने दिया था? एमर्सन एंड हिज फ्रेंड. ठीक है, क्लियर हो गई बातें. चलिए फिर फार रेड रीजन पे क्या हुआ? फोटोसिंथेटिक रेट डिक्रीजेस ड्रास्टिकली. फिर आता है एमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट. अब ये एमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट क्या है? नेक्स्ट इज एमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट. एमर्सन जी फिर से चले आए. एमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट. एमर्सन जी ने फिर से एक्सपेरिमेंट किए. एमर्सन एंड हिज कलीग्स did experiment on plants. ठीक है, अब क्या एक्सपेरिमेंट है इसके बारे में पढ़ते हैं. सारा कुछ लिख देंगे तो समझ कैसे आएगा. चलिए, पहला एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या किया? रेडिएशन ली 680 नैनोमीटर तक, लीफ पे डाल दी. ठीक है, लीफ पे डाली. लेट्स सपोज यहां पे जो फोटोसिंथेटिक यील्ड आई वो आई एक्स. ठीक है, फोटोसिंथेटिक यील्ड आई एक्स. फिर इन्होंने 680 नैनोमीटर से ऊपर की लाइट डाली. लेट्स सपोज दिस यील्ड इज वाई. फिर इन्होंने थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या किया? 680 नैनोमीटर से छोटी रेडिएशन भी डाली प्लस 680 नैनोमीटर से बड़ी रेडिएशन भी डाली. दोनों रेडिएशन को जब प्लांट पे डाला गया तब क्या हुआ? Z रिजल्ट आया. बट आपको क्या लगा? x प्लस वाई आना चाहिए, बट x प्लस वाई नहीं हुआ, Z रिजल्ट आया. और यू माइट बी सरप्राइज्ड कि ये जो Z यील्ड आई है ये काफी बड़ी थी x प्लस वाई से. इन दोनों से काफी बड़ी है. अब ये कैसे हुआ? तो यहाँ पे हमें एक और चीज क्लियर हुई कि जब हम फोटोसिंथेटिक रेट को देख रहे हैं तब जब हम इन दोनों रेडिएशन का एक साथ प्लांट को एक्सपोज करते हैं, एक साथ प्लांट को एक्सपोज करने पे क्या होता है? यील्ड बढ़ जाती है. तो इसी को बोला गया एमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट. और इसको उन्होंने ग्राफ पे प्लॉट किया. तो ग्राफ पे उन्होंने प्लॉट किया इस तरह से. यहां पे रेडिएशन लिख दो 680 नैनोमीटर तक की, एंड देन अबव 680 नैनोमीटर 700 नैनोमीटर कर लेते हैं. फिर यहाँ पे 700 नैनोमीटर प्लस 680 नैनोमीटर दोनों को दिया गया. यहाँ पे क्या आया? रिजल्ट और फोटोसिंथेटिक यील्ड. ठीक है, कैसी आई? बहुत ही बुरा बनाया मैंने, थोड़ा सा अच्छा करते हैं इसको. देखो ऐसा कुछ रिजल्ट आया. तो दिस
साइनर्जिस्टिक इफेक्ट आया। साइनर्जिस्टिक मतलब इकट्ठे जो इफेक्ट आया वो काफी ज्यादा था। साइनर्जिस्टिक इफेक्ट ऑफ both the wavelength was much higher than the wavelengths alone। जब अकेली अकेली वेवलेंथ दी गई तब क्या हो रहा था, रिजल्ट इतना इतना आ रहा था, बट जैसे ही उन दोनों को साथ में दिया तो रिजल्ट एकदम बढ़ गया। इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि जो प्लांट में फोटोसिंथेसिस रिएक्शन चल रही है उसमें दो पिगमेंट्स काम कर रहे हैं। एक पिगमेंट 680 नैनोमीटर पे ऑब्जर्व करता है, एक पिगमेंट 700 नैनोमीटर पे ऑब्जर्व करता है। अब रेडिएशन को मान लो एक पिगमेंट 680 नैनोमीटर पे ऑब्जर्व कर रहा है, तो क्या 700 वाला काम कर पाएगा, तो यील्ड ऑब्वियसली कम रहेगी। फिर मान लो 700 की रेडिएशन दे दी, तब 680 वाला काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए यील्ड यहाँ पे भी कम रहेगी। ठीक है, बट जब दोनों ने इकट्ठे काम किया तब क्या हुआ, यील्ड बढ़ गई। तो यहीं से पता चला कि दो फोटो सिस्टम्स आर इन्वॉल्व। यहीं से पता चला टू फोटो सिस्टम्स आर इन्वॉल्व। अब फोटो सिस्टम क्या है, फोटो सिस्टम ऐसे पिगमेंट्स का ग्रुप है। फोटो सिस्टम क्या है, ऐसे पिगमेंट्स का ग्रुप है जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे थे, जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को बना रहे थे। ठीक है, तो फोटो सिस्टम क्या है, व्हाट इज फोटो सिस्टम, ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स which converts light energy into chemical energy। ठीक है, अब दो फोटो सिस्टम्स होते हैं, टू फोटो सिस्टम्स आर देयर इन प्लांट्स। कौन से उनके बारे में पढ़ते हैं। P700 दिस इज फोटो सिस्टम 1 एंड P680 दिस इज फोटो सिस्टम 2। अब पहले कौन सा आता है, पहले जो फोटो सिस्टम आता है वो आता है P680। PS2 इसके पहले होने से या बाद में होने से नाम नहीं दिया गया। PS2 PS1 इसलिए नाम दिया गया कि कौन सा पहले डिस्कवर हुआ, तो पहले जो डिस्कवर हुआ है वो P700 है, इसीलिए इसको नाम दिया गया PS1। ठीक है, अब आ जाओ हमारे पुराने टॉपिक पे। हमने देखा, हमने उस टॉपिक को यहीं पे छोड़ा था, बस 2 सेकेंड, हमने यहाँ पे छोड़ दिया कि क्लोरोप्लास्ट का क्या स्ट्रक्चर होता है। अब बात आती है क्लोरोप्लास्ट से क्लोरोफिल पे। पहले हम एक चीज और बतानी है आपको कि क्लोरोप्लास्ट का अरेंजमेंट कैसे होता है, वो पहले क्लोरोफिल के बाद बताती हूँ। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का अरेंजमेंट कैसे होता है क्लोरोफिल के बाद बताती हूँ। तो यहाँ पे क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है और PS1 एंड PS2 कहाँ प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर किया, क्लोरोफिल के अंदर क्या था, थाइलेकोइड था। क्लोरोफिल के अंदर क्या है, थाइलेकोइड। ये थाइलेकोइड है। थाइलेकोइड भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। थाइलेकोइड भी क्या है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। थाइलेकोइड इज ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। अंदर वाले को क्या बोलेंगे, ल्यूमेन। बाहर क्या है थाइलेकोइड के, स्ट्रोमा। याद है स्ट्रोमा वो फ्लोर, तो बाहर क्या है स्ट्रोमा। अंदर वाले फ्लूइड को थाइलेकोइड को बोलते हैं ल्यूमेन। अब यहीं पे प्रेजेंट है फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 और क्लोरोफिल भी इसी के अंदर है। क्लोरोफिल, यहीं पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है, यहीं पे क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल के ही अंदर
क्लोरोफिल के ही अंदर फोटो सिस्टम प्रेजेंट है। तो इस तरह से सारा काम होता है, ठीक है। क्लोरोफिल के अंदर ही क्या प्रेजेंट है, फोटो सिस्टम्स प्रेजेंट है। डन, इतनी बात हो गई। अब एक और कंसेप्ट है यहीं पे, अरेंजमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट in different light conditions। मीजोफिल सेल्स कैसे प्रेजेंट होते हैं, मीजोफिल सेल्स इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मीजोफिल सेल्स इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब मीजोफिल सेल्स पे के अंदर क्या अरेंज्ड है, क्लोरोप्लास्ट। अब ये क्लोरोप्लास्ट दो तरह से अरेंज होता है, लो लाइट कंडीशंस में अलग तरह से, लो और मॉडरेट लाइट कंडीशंस में क्या होगा, एंड हायर लाइट कंडीशंस में क्या होगा। लोअर लाइट कंडीशंस में या मॉडरेट लाइट कंडीशंस में जो क्लोरोफिल है वो क्या करेगा, अपने अंदर ज्यादा लाइट लेगा, इस तरह से अरेंज्ड होगा, ठीक है। पैरेलल टू पेरिक्लाइनल वॉल्स, ये क्या है, पेरिक्लाइनल, पैरेलल टू पेरिक्लाइनल वॉल्स ऑफ द मेसोफिल सेल, ठीक है। अब क्या होगा, जब सुबह सुबह कम कम धूप पड़ रही होती है वो अच्छी लगती है, उसके बाद जब तेज धूप होती है तब तो वो चुभती है, हमें गर्मी लगती है। ऐसा ही कुछ किसके साथ होता है, क्लोरोफिल के साथ, ऐसा ही कुछ क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के साथ होता है। तो हायर लाइट कंडीशन में ये अपने आप को ऐसे रेंज करता है, ठीक है। पैरेलल टू एंटीक्लाइनल वॉल्स, पैरेलल टू एंटीक्लाइनल वॉल्स। अब ये ऐसा कर कैसे पाता है, क्या ये मूव करता है, क्या इसमें कुछ प्रेजेंट है, मूव पैर लगे हुए हैं इसको, नहीं, पैर नहीं लगे हुए हैं। ये मूवमेंट हो पाती है पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, जिसको साइक्लोसिस बोलते हैं। इसके अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, तो साइटोप्लाज्मिक सर्कुलर मोशन शो करता है, साइटोप्लाज्मिक सर्कुलर मोशन शो करेगा, जिसकी वजह से ये सेल भी अपने आप मूव कर पाते हैं। क्लियर हुई बात। दिस अरेंजमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट is done with the help of cyclosis या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की वजह से ये मूवमेंट पॉसिबल हो पाती है, ठीक है। क्लियर हुआ, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की वजह से। इतनी बातें हो गई। अब आ जाइए वापस फोटो सिस्टम पे, ठीक है। अब बात करेंगे हम फिर से फोटो सिस्टम की। अब जो फोटो सिस्टम है वो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हैं जो क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ये बात हो गई। फोटो सिस्टम क्या है, कॉम्प्लेक्सेस विच कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है। अब हम फोटो सिस्टम को हम प्रोटीन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, फोटो सिस्टम को हम प्रोटीन पिगमेंट कॉम्प्लेक्स भी बोल देते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं, ये वर्ड कहां से आया, फोटो सिस्टम को और क्या बोलते हैं, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स सिस्टम।
क्योंकि ये जो फोटो सिस्टम बने होते हैं ना, फोटो सिस्टम किसके बने होते हैं? दो पार्ट्स में बने होते हैं। वन इज फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर, फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर, अदर वन इज accessory pigments, और पिगमेंट सिस्टम बोलेंगे इसको, पिगमेंट सिस्टम, एंड लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ऑल्सो नोन एज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, और क्या बोलेंगे? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। अब ये फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर क्या भला आ गई? नहीं, तो फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर एक होता है, एक्सेसरी पिगमेंट्स बहुत सारे होते हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर की जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पे आता है क्लोरोफिल ए, मैक्सिमम टाइम्स इट इज क्लोरोफिल ए, बट नई रिसर्च में पाया गया है इट कैन बी क्लोरोफिल डी। पर अगर आपको क्वेश्चन में क्लोरोफिल ए आया, बी आया ऑप्शन में, सी आया, डी आया, वटएवर, तो पहली ऑप्शन कौन सी रहेगी? क्लोरोफिल ए। बट इफ देयर इज एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल ए इन द ऑप्शंस देन यू हैव टू चूज क्लोरोफिल डी। पर ऐसा इतना एडवांस क्वेश्चन कभी आए तो याद करना मुझे, ठीक है। चलिए फिर मेनली जो फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर क्या है वो है क्लोरोफिल ए, और यहाँ पे एक्सेसरी पिगमेंट्स है, पिगमेंट सिस्टम है, ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। अब होता क्या है? होता क्या है? फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर ये है, मान लो दिस इज क्लोरोफिल ए, फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर, और यहां पे क्या है? एक्सेसरी पिगमेंट्स, दीज आर एक्सेसरी पिगमेंट्स, और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। अब क्लोरोफिल ए पे लेट्स सपोज ये सिर्फ 680 नैनोमीटर की लाइट ले पाएगा, बट ये सारे जो हैं दीज आर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और एक्सेसरी पिगमेंट्स। ये क्या करेंगे? बाकी जो वेवलेंथ पे लाइट आएगी उसको पकड़ के किसको देंगे? क्लोरोफिल ए को देंगे। लाइट आ गई, लेट्स सपोज दिस इज सन, ठीक है, सन से लाइट आएगी, आ गई आ गई आ गई इस पे। अब यहां पे एक चीज देखो, ये सारे एक्सेसरी पिगमेंट्स, इसमें से ये मान लो क्लोरोफिल बी है, ये मान लो ज़ैंथोफिल है, ये मान लो कैरोटिनॉइड्स है, बाकी सारे क्या हुए? एक्सेसरी पिगमेंट्स। ठीक है, अब लाइट आई, लाइट पहले आई इस पे, और ये है 580 नैनोमीटर पे एब्जॉर्ब कर रहा है। 580 नैनोमीटर यहाँ पे गई, 590 नैनोमीटर पे एब्जॉर्ब कर रहा है। ये लेट्स सपोज 600 नैनोमीटर पे, दिस 610 पे, 620, 630, 640, 650, 660, 665, 670, 675। तो होता क्या है? ये सारे लाइट देंगे अपने से हायर वाले को, हायर वाले से हमेशा लोअर वाले में लाइट ट्रांसफर होगी। जैसे जैसे लाइट ट्रांसफर हुई वो सारी लाइट कहां जाएगी? क्लोरोफिल ए के पास। ठीक है, अब लाइट ऐसा नहीं है डायरेक्टली इस पे आएगी, जो लाइट 680 नैनोमीटर की आएगी वो तो यही एब्जॉर्ब करेगा, पर बाकी सारे क्या करेंगे? बाकी बची कुछ लाइट को जो अलग अलग वेवलेंथ पे आएगी वो सारी किसको देंगे? क्लोरोफिल ए को। ठीक है, दे दी क्लोरोफिल ए को। अब होता क्या है? यहाँ पे यहां से एक इलेक्ट्रॉन जाता है इलेक्ट्रॉन डोनर के पास, एक्साइट हो जाता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, सॉरी, इलेक्ट्रॉन जाएगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। अब स्टार्ट हुई फोटोसिंथेसिस। जब यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा तब फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस स्टार्ट हुई, और यहीं पे एक इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर। अब वो इलेक्ट्रॉन डोनर कौन होता है? वाटर होता है।
दैट इज H2O। तभी बोलते हैं वाटर इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। अब इस प्रकार से सारा सिस्टम चलता है, ठीक है। ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एसएसटी पिगमेंट्स एंड दिस इज रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर मेनली कौन होता है? क्लोरोफिल ए। तो आपको याद रखनी है ये चीजें जो मैंने अभी अभी आपको बताई हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। चलिए अब देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। आइए वापिस, वैनिल महान माइक्रोबायोलॉजिस्ट, इनके बारे में पढ़ा। इन्होंने बोला जो फोटोसिंथेसिस है वो 2 स्टेप प्रोसेस है, दैट इज लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन इज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन इज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। अब लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा है? वाटर प्लस कोई कंपाउंड, उससे क्या हुआ? कोई और कंपाउंड बना, फिर वहीं से क्या हुई? ऑक्सीजन आई। इसीलिए वहीं से ऑक्सीजन आई, तो हमें इसलिए बोला जाता है कि वाटर से ही क्या आती है? ऑक्सीजन आती है। और फिर इसी के प्रोडक्ट को AH को यूज किया गया, CO2 के साथ यूज किया गया और क्या बना? ग्लूकोज बना। और इसको हम बोलते हैं रिडक्शन। तो हम बोलते हैं ओवरऑल फोटोसिंथेसिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। क्या ये बोलना सही है या गलत है? बिल्कुल सही है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस रिडॉक्स ही तो है, बट मेनली अगर आ जाए तो ये रिडक्शन, अगर ग्लूकोज बन रहा है तो रिडक्शन प्रोसेस है। CO2 की रिडक्शन हो रही है, ये क्वेश्चन आ जाए CO2 का क्या हो रहा है, तो वो रिडक्शन प्रोसेस है। CO2 की रिडक्शन होती है, ग्लूकोज बनता है। CO2 का इनऑर्गेनिक CO2 का ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट होना है रिडक्शन प्रोसेस, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, O2 कहां से आएगी? वाटर से आएगी, CO2 से नहीं। ये भी क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो इसके एविडेंस दिए आई एम सॉरी, वैनिल ने इसके एविडेंस दिए। उन्होंने इनडायरेक्ट एविडेंस दिया, डायरेक्ट एविडेंस दिया। इनडायरेक्ट में उन्होंने बोला प्लांट्स में वाटर से आती है O2, बैक्टीरिया में पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में क्या हो रहा है? H2S यूज हो रहा है, तो O2 भी नहीं आ रही है, और यहाँ पे कौन आ रही है? सल्फर आ रही है, ठीक है। तो ये बात क्लियर होगी। पर यहाँ से कुछ बहुत सारे साइंटिस्ट इंप्रेस नहीं हुए, दे वर नॉट इम्प्रेस्ड बाय दिस एविडेंस। देन उनको फिर डायरेक्ट एविडेंस क्या देना पड़ा? रेडियो आइसोटोप ट्रेसर टेक्निक। भाई वाटर में डाल दिया मैंने हैवी आइसोटोप, ढूंढ लो अब जाके ऑक्सीजन में है या नहीं। ऑक्सीजन में आ गया, तब पता चल गया, क्लियर कट पता चला कि क्या है, वाटर से ही क्या हो रही है? ऑक्सीजन आ रही है। डन। उसके बाद साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की साइट क्या है? यहाँ पे हमें पता है फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? ग्रीन प्लांट्स में होती है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ग्रीन प्लांट्स में ग्रीन कलर का क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट मेनली जो फोटोसिंथेसिस होती है वो लीफ में होती है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। किचन ऑफ द प्लांट कौन है? लीफ। तो लीफ की बात कर रहे हैं। लीफ में प्रेजेंट होते हैं मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल। फिर ये देखिए स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट कुछ इस तरह का। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या है? एक तो पहला डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, जैसा आप देख सकते हैं। उसी के अंदर थाइलेकोइड्स प्रेजेंट है। थाइलेकोइड्स के साथ सॉरी कोई और किसी और ने कुछ फाइन दिया है, चलिए आ जाओ। अब नेक्स्ट, स्टार्च ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, स्ट्रोमा प्रेजेंट है, 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट है और सर्कुलर DNA प्रेजेंट है। 70S राइबोसोम्स और सर्कुलर DNA ये कुछ इंडिकेट करते हैं यहाँ पे प्रोकैरियोटिक नेचर को। तो इसी से हमने क्या बोला? क्लोरोप्लास्ट कैसे आए हैं? एंडोसिम्बायोसिस से। बोल दिया, बोल दिया। चलिए आगे। फिर ग्रेनम की बात कर लेते हैं। थाइलेकोइड को एक से ऊपर अरेंज कर दिया, वो क्या बन जाता है? ग्रेनम बन जाता है, ठीक है। फिर सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर, अपने सारे काम खुद कर सकता है पर एक दो नहीं कर सकता, तो न्यूक्लियर DNA पे डिपेंडेंट है, इसलिए हमने बोल दिया सेमी ऑटोनोमस। और डिवाइड कैसे करता है? बाइनरी फिजन से डिवाइड करता है। और यूनिपेरेंटल है, एक ही पेरेंट्स आए। बाइनरी फिजन से डिवाइड करेगा तो एक ही पेरेंट्स आएगा ना, पॉइंट ही खत्म। आगे चलते हैं। फिर प्रोप्लास्टिड क्या बनाते हैं? क्लोरोप्लास्ट बनाते हैं, ल्यूकोप्लास्ट बनाते हैं,
या क्रोमोप्लास्ट बनाते हैं। क्लोरोप्लास्ट कैसा है, ग्रीन इन कलर। क्रोमोप्लास्ट कैसे हैं, कलर्ड पार्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या है, कलरलेस प्लास्टिड जो होते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट मेनली चार टाइप के, तीन टाइप के मेनली है, बट चौथा भी जो इटियोप्लास्ट है वो भी किसमें आता है, ल्यूकोप्लास्ट में आता है। तो तीन टाइप के पहले कौन से, एल्यूरोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट एंड इलियोप्लास्ट। इलियोप्लास्ट क्या स्टोर करता है, लिपिड्स। ल्यूकोप्लास्ट नहीं, अमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करता है, कार्बोहाइड्रेट्स। एल्यूरोप्लास्ट क्या स्टोर करता है, प्रोटीन्स। ठीक है, याद कैसे रखोगे, आर किस में आता है, प्रोटीन्स में आता है। इल पहले ही एल किस में आ गया, इल लिपिड्स में। ठीक है, और अमाइलो फिर बच गया कौन सा, कार्बोहाइड्रेट्स, वो तो हो ही जाएगा। फिर आते हैं इटियोप्लास्ट, कुपोषण के शिकार, याद रह जाएगा, बिल्कुल रह जाएगा। ठीक है, चलिए फिर रेड ड्रॉप इफेक्ट पढ़ा हमने। रेड ड्रॉप इफेक्ट क्या है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता जब हाई लाइट कंडीशन हो जाती है। हाई वेवलेंथ की लाइट मिलेगी तो प्लांट के जो फोटोसिंथेसिस है वो कम हो जाएगी। 700 नैनोमीटर पे मान लो, 700 प्लस मान लो, तो क्या होगा, रेड ड्रॉप होगा, क्योंकि रेड रीजन के बाहर फोटोसिंथेसिस गिर जाएगी। और रेड रीजन के बाद कौन सा रीजन आता है, फार रेड रीजन। डन, ये भी हो गया, क्लियर हो गया। रेड ड्रॉप इफेक्ट लाल रंग से बना दिया, लहू लहू कर दिया। चलिए फिर अब इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट। अब इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट से क्या पता चला कि दो फोटो सिस्टम प्रेजेंट है। एक तो 680 नैनोमीटर पे आराम से कर लेता है, पर 680 नैनोमीटर अबव पे भी लाइट एब्जॉर्ब होती है। और जब ये दोनों नैनोमीटर की लाइट इकट्ठी मिलती है प्लांट को, तो प्लांट बहुत अच्छी फोटोसिंथेसिस करता है। तो ये बातें क्लियर हो गई यहां से। साइनर्जिस्टिक इफेक्ट, इकट्ठे इफेक्ट, ठीक है, उसको बोलते हैं साइनर्जिस्टिक इफेक्ट। अब नेक्स्ट बात आती है फोटो सिस्टम की। यहीं से हमें जब इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट से हमें पता ही चल गया कि दो फोटो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, तो फोटो सिस्टम की बात ही कर लेते हैं। तो कौन कौन से फोटो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, PS2 एंड PS1। तो पहले कौन सा आता है, PS2, इसलिए मैंने नाम पहले लिया। ठीक है, फिर आता है PS1, बट ये डिस्कवरी के अकॉर्डिंग इनका नाम रखा गया। फिर जो क्लोरोफिल स्ट्रक्चर है वो होते कहाँ हैं, वो थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में होते हैं। क्लोरोफिल प्रेजेंट इन थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, प्रेजेंट इन थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। कहाँ प्रेजेंट है, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। डन। थाइलेकोइड क्या है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। उसके बाद पीएस कॉम्प्लेक्सेस जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसमें इसी फोटो सिस्टम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स सिस्टम भी बोल देते हैं। और फोटो सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। वन इज फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर, अदर इज एक्सेसरी पिगमेंट सिस्टम एंड लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम। ठीक है, उसके बाद अब क्लोरोप्लास्ट को अरेंजमेंट देख लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट को अरेंज कैसे किया जाता है। अब क्लोरोप्लास्ट को भी धूप लगती है। जब क्लोरोप्लास्ट को तेज धूप लगती है तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। जैसे हमारी पीठ जल जाती है वैसे ही क्लोरोप्लास्ट की भी जल जाती है। तो क्लोरोप्लास्ट डैमेज होता है, तो इसको हम बोलते हैं फोटो ऑक्सीडेशन। फोटो ऑक्सीडेशन, ठीक है, ये क्या है, डैमेज टू क्लोरोप्लास्ट। और ये कब होता है, हाई लाइट कंडीशंस में होता है। कब होता है, हाई लाइट कंडीशंस में ये डैमेज होता है, फोटो ऑक्सीडेशन। ठीक है, कब होती है ये डैमेज क्लोरोप्लास्ट को, हाईलाइट कंडीशन। तो वो अपने आप को बचने के लिए ऐसे अरेंज करता है। ठीक है, जब गर्मियों की धूप आएगी तब ऐसे हो जाएगा, सर्दियों की धूप आएगी ऐसा है। ऐसा नहीं है, मजाक कर रही हूँ। जब गर्मियों में भी सुबह की धूप आएगी तब ये आराम से ऐसे अरेंज होगा। जब दोपहर वाली तीखी धूप आएगी तब ये भी परेशान हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, तो अकेले हम परेशान नहीं है धूप से, गर्मियों वाली ये भी परेशान है भाई। चलिए, फिर हमने देखा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और एक्सेसरी पिगमेंट्स कैसे अरेंज होते हैं, या फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर कैसे होते हैं। ये सारे क्या करते हैं, अलग अलग वेवलेंथ्स की लाइट को पकड़ के कहाँ देते हैं, फोटो सिस्टम, फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर पे देते हैं। तो फोटो सिस्टम दो पार्ट्स में है, LHC एक्सेसरी पिगमेंट एंड फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर।
फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर क्या खुद लाइट अब्सॉर्ब नहीं करता? करता है, बट 680 नैनोमीटर पे या 700 नैनोमीटर वाला भी होता है, तो इतने पे ही करेगा। बट बाकी सारे जो एसेसरी पिगमेंट्स है वो अलग अलग लाइट इंटेंसिटी पे भी उसको अब्सॉर्ब करके दे देंगे लाइट, तो ये काम आसान हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का एक्साइट होना इजी हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन डोनर तो है ही, वाटर जो उसको इलेक्ट्रॉन देगा, और इसी से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इनिशिएट हो जाएगी। क्लियर हो गया? चलिए फिर अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको चीजें क्लियर हैं और क्वेश्चंस आप आराम से कर पाओगे। या एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, ठीक है? एक क्वेश्चन करके जाओ, अगर आपको समझ आया है तो एक क्वेश्चन करके जाओ। चलिए, मिल गया है मुझे क्वेश्चन, तो लिखिए क्वेश्चन क्या है, वीडियो को आगे कर सकते हो। एमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट and red drop effect have been instrumental in the discovery of तो पहली ऑप्शन आती है फोटोफॉस्फोरिलेशन and non-cyclic electron transport पहली ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन आती है two photosystems operating simultaneously थर्ड ऑप्शन आती है फॉस्फोरिलेशन एंड साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। फोटोफॉस्फोरिलेशन एंड साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। या ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोरिलेशन चलिए, अब आपने कौन सी बात सुनी अभी तक? फोटोफॉस्फोरिलेशन, नॉन साइक्लिक, ऐसा कुछ सुना आपने अभी तक? नहीं सुना। टू फोटो सिस्टम्स ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली, ऐसा कुछ सुना? ये सुना लग रहा है। नेक्स्ट, फोटोफॉस्फोरिलेशन एंड साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ये भी नहीं सुना यार अभी तो। ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोरिलेशन, ये भी नहीं सुना। कुछ सुना क्या? सेकंड वाला बिल्कुल सही। एमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट एंड रेड ड्रॉप इफेक्ट से क्या पता चला किसकी डिस्कवरी हुई? तभी मैंने एमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट से आपको बताया कि फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 आर इन्वॉल्व। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, टू फोटो सिस्टम ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली। चलिए फिर, ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, क्लियर हो गई होंगी बातें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर करना कैसी लगी आपको वीडियो। थैंक यू सो मच।